तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामान्य हिंदी का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, ठीक है, जो यूपी बोर्ड के द्वारा लेटेस्ट मॉडल पेपर अपलोड किया गया है। और जैसा ये मॉडल पेपर है, सेम टू सेम इसी पैटर्न का पेपर भी आपका होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग 2025 में 12th बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 95 से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं आप हिंदी के पेपर में बहुत ही आसानी से, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो सभी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो पूरे मॉडल पेपर का आज मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो समय जो होगा वह 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा, यानी प्रैक्टिकल के नंबर सामान्य हिंदी में नहीं दिए जाएंगे। पहला आता है खंड क। खंड क में 10 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन? तो 10 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन गद्य साहित्य से पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन पद्य साहित्य से पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है संपूर्णानंद और तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश और चौथा क्या है? रामकृष्ण दास। यहाँ पर रामकृष्ण दास नहीं रहेगा, क्या रहेगा? राय कृष्ण दास रहेगा, ठीक है। तो सही कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या है? तो राय कृष्ण दास है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक संपूर्णानंद हैं। कौन है? तो संपूर्णानंद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। लल्लू लाल की रचना है, ठीक है। तो लल्लू लाल की इनमें से कौन सी रचना है? तो प्रेम सागर। कौन सी है? प्रेम सागर जो है वह लल्लू लाल की रचना है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो यशपाल हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है और मैंने सभी क्वेश्चन इसमें का आपको बताया हुआ है कि एक एक क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है, ठीक है। और यह एक जीवनी है, यानी जीवनी विधा की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो ये 5 क्वेश्चन गद्य साहित्य से पूछा गया था। अब दूसरे नंबर में जो 5 क्वेश्चन है वह पद्य साहित्य से पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी एक प्रकार का महाकाव्य है और यह जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो किस युग की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो छायावादी युग के कवि हैं। तो यह रचना भी किस युग की होगी? छायावादी युग की, ठीक है। तो छायावादी युग की रचना है कामायनी। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? अग्रदास हैं कि तुलसीदास हैं कि नंददास हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो याद कर लीजिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 है। कितना है? 1943। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ठीक है। तो प्रिय प्रवास, साकेत और भारत भारती तीनों रचना जो है वह द्विवेदी युग की है। कामायनी जो है यह छायावादी युग की रचना है, ठीक है। ऊपर भी आया था। और किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। पांचवा क्वेश्चन है अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। तो यह कृष्ण भक्ति शाखा से है। किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से। तो ये 10 क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में एक गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है। 2 गद्यांश रहेगा, इनमें से कोई एक गद्यांश आपको करना होगा। जैसे पहला गद्यांश है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो ये गद्यांश है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो आपको लिखना है कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं या धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। वसुंधरा का देखिए क्या अर्थ होता है, तो वसुंधरा का अर्थ होता है अनेक रत्नों को धारण करने वाली। ठीक है, तो वसुंधरा क्यों कहा जाता है धरती को, तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, यहीं पर आपको उत्तर मिल जाएगा। लिखा है ना यहाँ पर कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण ही क्या कहा जाता है धरती माता को, तो वसुंधरा कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो कहां से कहां तक हमें व्याख्या करना है, तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। तो क्या होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, तो क्या लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि धरती माता अर्थात पृथ्वी के कोख माने यानी गर्भ में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, अमूल्य रत्न भरे हुए हैं, जिनके कारण उन्हें क्या कहा जाता है, तो वसुंधरा कहा जाता है, अर्थात रत्नों को धारण करने वाली कहा जाता है। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा, अर्थात इन अमूल्य निधियों के बारे में सभी को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कौन उनसे परिचित नहीं होना चाहेगा, सभी लोग परिचित होना चाहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो यहीं पर आपको उत्तर मिल जाएगा कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टी से पृथ्वी की देह को सजाया है। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। अगर आपको पहला नहीं आता है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन क्या रहेगा, एक पद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, कोई एक पद्यांश आपको करना होगा। जैसे पहला दिया है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। ये जो पद्यांश है ये कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। तो संदर्भ हो गया। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। तो इसमें कैकेयी कहती हैं कि अबला जन अर्थात स्त्रियों के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, किसके अलावा, शपथ के अलावा। ठीक है, एक शपथ ही ऐसा पथ है, एक रास्ता है दुर्बलता का, इसके अलावा स्त्रियों के लिए और कोई भी मार्ग नहीं है। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। कर के पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव का मतलब वही भावार्थ या रेखांकित अंश की व्याख्या, वही चीज है। तो जो अभी हमने बताया आप लोगों को वही लिखना है इस क्वेश्चन में भी। पांचवा प्रश्न है भाषा की विशेषताएं बताइए। विशेषताएं का मतलब इसमें अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है, बोली कौन सी, ये सब लिखना है। तो बोली जो है वह खड़ी बोली है, रस कौन सा है, तो शांत रस है, और अलंकार क्या है, तो उपमा अलंकार है। ठीक है, और अगर पहला आपको नहीं आता है तो दूसरा कर सकते हैं। दूसरा जो है वो पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका पाठ से लिया गया है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांतिक होना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। यानी कवि कहते हैं कि जो थोड़ी सी श्रमिक हो, कि अगर कोई स्त्री थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसे अपने गोद में लेकर उसके थकान को मिटा देना, और उसके होंठों की और उसके कमल के समान मुख की म्लानताएं, यानी जो सूखापन है उसके चेहरे की, जो थकान दिख रही है उसके चेहरे पर, उसको मिटा देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। तो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। यानी राधा कहती हैं लज्जाशील पथिक महिला के बारे में कि अगर तुझे मार्ग में कहीं भी लज्जाशील अर्थात लाजवंती स्त्री अगर नजर आती है तो तू उसे वस्त्रहीन मत होने देना। ठीक है,
फिर चौथा क्वेश्चन क्या है कि होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। तो इसमें अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। पांचवा क्वेश्चन है जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। जलद का अर्थ बादल होता है, कृषक ललना अर्थात किसान की स्त्री। तो ये हो गया पांचों प्रश्न का उत्तर। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या रहेगा, तो पांचवें में दो प्रश्न रहेंगे, पहला क और दूसरा ख। क में क्या रहेगा, तो लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा, और ख में कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा। तो दोनों में से एक एक का करना है आप लोगों को। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो आपको क्या करना है, बहादुर और पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ लेना है और उद्देश्य अच्छे से पढ़ लेना है। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। कथा वस्तु अर्थात सारांश। फिर 7वां क्वेश्चन है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। यानी आपके जिले में जो भी खंडकाव्य चलता है वही खंडकाव्य का उत्तर आपको देना है। फिर 8वां क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यानी पहले या दूसरे किसी एक का ही क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। ऐसे ही संस्कृत के पद्यांश में भी करना है, या तो पहला कीजिए या तो दूसरा संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है जहां से व्याकरण स्टार्ट होता है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवार की धार पर चलना अर्थात कठिन कार्य करना, टका सा जवाब देना। इसका आपको बताना है कि टका सा जवाब देना का क्या होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दाल में काला होना अर्थात संदेह होना। नमक मिर्च लगाना अर्थात दूसरों के प्रति भड़काना। ठीक है, या नहीं कहते हैं कि वो नमक मिर्च लगा रहा है, यानी जितना ज़्यादा क्या कर रहा है कि वो दूसरे व्यक्ति के प्रति उसको उतना भड़का रहा है। तो ये हो गया इसका मुहावरों का अर्थ। और दूसरे का आपको बताना है क्या होगा। फिर ऐसे एक अपठित गद्यांश आएगा जिस पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इसी गद्यांश में से उसका उत्तर देना है। तो आसानी से दे देंगे। अथवा में एक इसमें भी है, या तो पहला कीजिए या तो दूसरा। फिर निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन और व्यसन। वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है आदत। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर अंबुज और अंबुद। अंबुज का अर्थ क्या होता है, तो कमल होता है, और अंबुद का अर्थ क्या होता है, तो बादल होता है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अंबर का क्या अर्थ होगा, तो अंबर का आकाश हो गया, नभ हो गया। पट माने वस्त्र होता है, कपड़ा होता है। विधि का मतलब ब्रह्मा और क्या हो जाएगा, तो कानून हो जाएगा। नाग का सर्प हो गया, सांप हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे, इनके अर्थ हो जाएंगे। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो। तो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष कहा जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा, जिज्ञासु होगा। यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, नहीं तुम तो कुर्सी पर बैठे हो रहेगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो अनेकों अपने आप में खुद बहुवचन होता है। ठीक है, अनेक जो होता है यह खुद बहुवचन है। तो बहुवचन का बहुवचन नहीं बनाते हैं, केवल क्या रहेगा, अनेक रहेगा। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया है। तो यहाँ पर जो कवयित्री लिखा गया यह गलत तरीके से लिखा गया। कैसे लिखा जाता है, तो कवयित्री लिखा जाता है। ठीक है, कवयित्री, व पे ई की मात्रा नहीं रहेगी। फिर कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार यूज हुआ है, कृपया या कृपा। तो यहाँ पर जो कृपया ये नहीं रहेगा, बस क्या रहेगा, अनुमोदन करने की कृपा करें। फिर 12 का क क्वेश्चन है वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा लिखना है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षालंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखना है। दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखना है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यह निबंध से पूछा जाएगा। तो क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। जैसे पहला, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, और 5वां है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो निबंध जो है यह 9 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, 2 + 7।
तो इसका क्या मतलब है, तो 2 नंबर जो है वो आपको रूपरेखा लिखने का मिलेगा। रूपरेखा का मतलब उसमें आपको हेडिंग्स लिखने हैं कि किस हेडिंग्स पर आप क्या करेंगे, निबंध लिखेंगे। जैसे प्रस्तावना हो गया, कारण हो गया, उपाय हो गया, परिणाम हो गया, तो ये सब पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। और 7 नंबर जो उसके अंतर्गत आप क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, उस पर नंबर मिलेगा। तो 9 नंबर का निबंध पूछा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में आपको लिखना है। ठीक है, तो यही हिंदी का पेपर है। और आपको क्या करना है, इस मॉडल पेपर को 24 फरवरी को आपका सामान्य हिंदी का पेपर है, तो उससे एक दिन पहले भी इस मॉडल पेपर को अच्छे से हल करके देख करके एक एक प्रश्न को जाना है, क्योंकि कई क्वेश्चंस जो हैं वह डायरेक्ट आपके मॉडल पेपर में दिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।